अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में तो जो सूरत-हाल चल रही है, वो 6 जजेस का जो लेटर है, वो लगता है कि वो मामला थमने को नहीं आ रहा है और हमने देखा कि जो कल अपने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी हैं और जिस तरीके से वो सारे मामलात जो चल रहे थे और ख़ास तौर पे जिस तरीके से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है, वो लग रहा था कि वो जजेस के ही अगेंस्ट चले गए हुए हैं। बाकी जो उनके ब्रदर जजेस हैं, वो एक तरफ थे और वो अकेले एक तरफ हमें लग रहे थे और जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे एजेंसीज़ को और उनके रोल को, जो कि नेगेटिव रोल है, और ये भी देखने वाली एक बात थी। साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट का जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही डैमेजिंग किस्म का है, बड़ा डैमिंग किस्म का है। उसको भी ज़रा देखते हैं। अरशद शरीफ केस का जो है, वो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई है। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और ख़ास तौर पे जो इमरान खान की जो टॉक्स हैं, पीटीआई के की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे और उन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब सलमान नावी साहब, सीनियर सहाफ़ी लाहौर से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सलमान भाई। एक तो ये है कि ये जो हमने प्रोसीडिंग्स देखी, एक तो अच्छी बात ये है कि लाइव हुई और लाइव में हमने वो मनाजिर देखे जो कि नॉर्मली हम नहीं देखा करते हैं। जिस तरीके से ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उससे जो काजी साहब का जो एक आपने देखा होगा जो स्टैंस है, जिस तरीके से उन्होंने कल मैनेज किया और कंडक्ट किया पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को, क्या आप देख रहे थे? किस तरह आपने महसूस किया? क्या उसमें से कुछ आपको बरामद होता हुआ नज़र आ रहा है या जिस तरह हम लोग करते हैं कि लीपापोती करके बस बाकी फिर गल-बात खत्म कर? देखें इसरार साहब, कोशिश तो यही की जा रही है, कोई अंडरग्राउंड ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, जिससे ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसला पैदा हो और ना जुडिशरी के लिए कोई मसला पैदा हो और एक नज़रिया ज़रूरत के तहत कुछ बुनियादी कोड ऑफ कंडक्ट तय करके आगे बढ़ा जाए। ये चीफ जस्टिस भी चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है और हुकूमत भी चाहती है। लेकिन जो इस वक़्त हमारी जुडिशरी है, उसका अगर आप एक इंटरनल माहौल देखें, तो वहां काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है और वहां काफ़ी अनसर्टेनिटी है और कहा जा रहा है कि जनाब उनको ये एहसास हो रहा है कि जुडिशरी ने अगर इस मौके पर पेनिट्रेट नहीं किया, इस मौके पर स्टैंड नहीं लिया, तो आगे आने वाले हालात इन मौजूदा हालात से भी बदतर होंगे। मैंने उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में देखी है, जहां मुख्तलिफ जजेस और मुख्तलिफ वकला हजरात ने जो गुफ्तगू की है, वो जाहिर करती है कि इस वक्त जजेस के अंदर भी और जुडिशरी के अंदर भी, बार और बेंच के दरमियान भी देखें तो आपको लगता है कि उनको लगता है कि जनाब सारे मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये अब एक ऐसी पोजीशन पर आके खड़े हो गए हैं और यही वजह है कि कल आपने देखा कि जस्टिस फाइज ईसा पे दबाव नजर आया और वो बहुत सी जजमेंट जो है वो दबाव के नतीजे में दे रहे थे और मामलात को, जिसे कहते हैं ना, पोछा पाछी करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जो इस वक्त माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, ये माहौल सिर्फ जुडिशरी के अंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि मीडिया के अंदर भी वो लोग जो समझते हैं कि जुडिशरी को इस वक्त पाबंद सलासल किया गया है, वो भी अपना इजहार किसी ना किसी जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने कालमों के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए कर रहे हैं और उनको भी लगता है कि हमारी अगर जुडिशरी की ये आजादी जो है ये आगे बढ़ेगी तो उनकी अपनी आजादी का मसला भी जो है ना वो रिजॉल्व होगा। जो अब आपने देखा है, वो जो हामिद मीर साहब, इमरान साहब, मालिक साहब और बाकी लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, वो भी जाहिर करती हैं कि जुडिशरी के ऊपर दबाव के साथ साथ मीडिया भी दबाव का शिकार है और मीडिया भी इस वक्त आजादी की, अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। और मुझे मालूम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अंदाजा है कि किस तरीके से दबाव है मीडिया के ऊपर और मीडिया मालकान के ऊपर और काम करने वाले सहाफियों के ऊपर, चाहे वो प्रिंट मीडिया के साथ हैं और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हैं और चाहे वो सोशल मीडिया के साथ है। तो इसलिए अब मैंने जब बार बार कहता था कि पाकिस्तान का क्राइसिस जो है वो एक स्टेट क्राइसिस है, यानी स्टेट के डिफरेंट इदारों के दरमियान भी क्लैश नजर आ रहा है, स्टेट के अपने इदारों के इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है और स्टेट से हटके जो पावर प्लेयर है जिसमें मीडिया भी शामिल है, उनके अपने अंदर भी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। फिर उससे आगे बढ़े तो आपको पॉलिटिकल हुकूमत जो है, यानी जो हुकूमत है, उसके अंदर एक क्राइसिस नजर आ रहा है। यानी अब आप देखिए कि हुकूमत के अंदर लोग जो है वो निजी मजलिस में कह रहे हैं कि हमें हाथ पैर बांध कर हुकूमत दी गई है, हमें बाकायदा मफलूज करके हुकूमत दी गई है, हमें शक्ल तो हमारी है हुकूमत की, इख्तियारात किसी और के पास है। तो यानी सियासी हुकूमत भी अपनी खुद मुख्तारी के कॉन्टेक्स्ट में जंग लड़ रही है, अगरचे उनकी खुद मुख्तारी इसलिए नहीं बनती कि उनका मैंडेट जो है वो क्वेश्चन मार्क है।
और जब आपका मैंडेट क्वेश्चन मार्क है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। तो मैं अगर एक ओवरऑल सिचुएशन देखूं पाकिस्तान की, तो लगता है ऐसा है कि जैसे इदारों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान का सीरियस क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था ये जो केस है जजेस वाला, ये बुनियादी हैसियत तय करेगा हमारी जुडिशरी की फ्यूचर की खुद मुख्तारी के हवाले से और फ्यूचर की आजादी के हवाले से। हाँ, लेकिन आप उसमें देखें ना, मैं आपको एक दो उनके कमेंट्स में वो सुनाता हूँ। काजी फाइज साहब मोहतरम जो हैं, उनकी मैं वैसे बाय द वे जब भी मैं उनकी लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ ना, तो मुझे दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सटेंशन वाला मामला तो पक्का है। वो तो मुझे उसमें कोई शक नहीं नजर आ रहा। देखिए वो क्या कहते हैं कि अदालत में मुदाखलत अंदर बाहर इंटेलिजेंस एजेंसी समेत सोशल मीडिया और फैमिली से भी हो सकती है। ये देखें चीफ साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि तमाम हाई कोर्ट से तजावीज मांगे। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने हाई कोर्ट से अपने आने वाली तजावीज पढ़ी हैं? उन्होंने कहा जी हाँ जी पढ़ी हैं। बल्कि अतमिनुल्लाह साहब ने कहा जी कि हाई कोर्ट से सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट आई है। आप जरा अंदाजा लगाएं। अच्छा फिर चीफ साहब, अच्छा एक तो मुझे ये भी जरा बताएं कि ये वजाहतें क्यों करते हैं इतनी ज्यादा कि मैंने ये किया, मैं हर तरफ उनकी नरगसियत जो है वो उसका कोई आलम ही खत्म नहीं होने को आ रहा। इतनी ज्यादा वो अपनी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। देखिए ना हमारे यहाँ अजीब अजीब पर्सनैलिटी है। देखिए हमारे यहाँ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का भी मसला ये था, जस्टिस साकिब निसार का मसला भी ये था, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका मसला भी है कि वो अपनी जात से बाहर निकलकर चीजों को नहीं देख रहे। अब आप देखिए ना कि जितना कुछ हुआ है पाकिस्तान में 2-2.5 साल के अंदर, वो तो डिनाइल करते हैं, वो कहते हैं मेरे दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर वो कहते हैं कि उनके दौर में कुछ नहीं हुआ तो उस पर मातम ही किया जा सकता है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, ये तो अब बहुत से सीनियर जर्नलिस्टों ने भी उठाई है सवालात की, जनाब ये गुफ्तगू पीछे चल रही है। और यही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, उनकी अगर आप हवाला देखें तो वो भी काफी जिसे कहते हैं ग्रुपिंग के कॉन्टेक्स्ट में दूसरे ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बकायदा कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के तहत एक्सटेंशन में जा रहे हैं, और अगर ये एक्सटेंशन में जाएंगे तो पोजीशन जो है वो मस्त होती है। यानी अंदाजा लगाइए ना कि जब आप एक साजिशी खेल का हिस्सा बन जाए और वो एक इदारा से दूसरे इदारे के अंदर मुंतकिल हो जाए, तो फिर उन इदारों के अंदर जो काम करने वाले सरबराहान होते हैं वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों नहीं गेन करेंगे। एक लॉजिकल बात देखे ना कि जब आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये चाहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस के तौर पे अगर हमारे यहाँ बाकी लोग एक्सटेंशन पे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं एक्सटेंशन पे जा सकता। अच्छा, फिर जो सबसे मजेदार बात है जो इनके टेन्योर के अंदर आएगी, जो आपने एक सवाल उठाया, ये वजाहतें बहुत देते हैं। अच्छा, जजिस का काम वजाहत देना नहीं होता, जजिस का काम होता है कि वो एक फैसला सुने और फैसले के मुताबिक उस पर कार्रवाई करे। अच्छा, वो अपनी प्रोसीडिंग के अंदर गैर जरूरी मामला के अंदर भी उलझ जाते हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जस्टिस फाइज ईसा के बारे में जब बहुत से लोग उनको बहुत बड़ा मसीहा के तौर पर पेश कर रहे थे, उस वक्त भी हम सवालात उठा रहे थे और हमें कहा जा रहा था कि आप जो है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ है। और ये सिर्फ अब मेरा मसला नहीं है, बल्कि वो कोर्ट रिपोर्टर जो उनको हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, इस्लामाबाद में बैठे हुए चंद हमारे कोर्ट रिपोर्टर, अब उनमें से बेशतर लोगों की गुफ्तगू सुने ना, उनको भी मायूसी हुई है, उनको भी मायूसी हुई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को दवाम देने के लिए, उसको तकवीयत देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए जुडिशरी ने जो अपना कंधा पेश किया है या जो सहूलतकारी की है, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान एक सीरियस लीगल क्राइसिस का भी शिकार हो चुका है। यानी जजेस जो है वो अपने चीफ जस्टिस के ऊपर अज़्म एतमाद कर रहे हैं, या चीफ जस्टिस जो है वो जजेस के ऊपर अज़्म एतमाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगता यह है कि जो ग्रुपिंग थी कि जी फला ग्रुप और फला ग्रुप, अब तो खुद भी यहाँ पे भी ग्रुपिंग नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने उस ग्रुपिंग को खत्म नहीं किया, बल्कि उस ग्रुपिंग को और ज्यादा गहरा कर दिया। और वो जो मैं कहता हूँ सियासी तकसीम, वो सियासी तकसीम के साथ साथ अब कानूनी तकसीम भी होती जा रही है, लीगल तकसीम भी होती जा रही है, तो उसके जिम्मेदार भी वही है। दूसरी बात यह है कि जो भी सूरत हाल आप देख रहे हैं, हमने कभी इस तरह नहीं देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो हुकूमत की साइड पे खड़े हुए हों। वो तो हुकूमत के ऊपर जब तक आप अटैक नहीं करेंगे, जब उनको आप खींचेंगे नहीं, वो अपना काम सीधा कैसे करेंगे। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये रातों रात चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना भी अदलिया की आजादी के खिलाफ है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं,
कि ये हर दफा मैं देखता हूँ कि अटॉर्नी जनरल की साइड पे खड़े हुए होते हैं, जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई बजाय इसके कि आप उनके ऊपर उनकी सरजनिश करें, उनको पूछें कि भाई आपने ये क्या किया है, और फिर साथ देखें जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है सलमान भाई, वो जरा उस पर गौर करें कि वो उन्होंने कहा है कि जी जब हमसे अपनी मर्जी के फैसले ये नहीं ले पाते हैं तो फिर हमें अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो कॉलिंग करते हैं कि हम आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे या आपको उठा के ले जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये कितनी खतरनाक है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो दहशतगर्दों के जरिए ये काम करवाते हैं। देखिए ना, अब हमारे यहाँ एक होता है ना कि एक स्मार्ट तरीके से अपने फैसले मनवाने का तरीकाकार, एक तरीकाकार है पसे पर्दा दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले करवाने का इख्तियार, एक तरीकाकार है कि जनाब अगर कोई बात मानता नहीं है तो उसको थ्रेट करने का तरीकाकार, एक तरीकाकार ये है कि जनाब अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो सिर्फ थ्रेट नहीं करना बल्कि उसे अगवा कर लेना है और उसको इस तरह की धमकियां देनी है जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर से धमकियां आ रही हैं। एक जमाने में आपको याद होगा कि दहशतगर्द जो थे वो बकायदा जजों को धमकियां देते थे, जब वो धमकियों की वजह से केसेस को नहीं छोड़ा जा रहा था तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स आई थी सामने। तो कहने का मतलब ये है कि यही तो सीरियस सवालात हैं जिसको चीफ जस्टिस साहब रूल आउट कर रहे हैं कि भाई आपका पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो आपके हाथों से निकलता जा रहा है और जजेस जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या जजेस जो है वो अपने ऊपर एक दबाव महसूस कर रहे हैं, या जजेस को ये लगता है कि फैसले हमें अपनी मर्जी और मंशा या कानूनी नीतियों की बजाय किसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक करने पड़ रहे हैं। तो जब आपके यहाँ जुडिशरी की ये हालत हो, लोग इनसिक्योर हों और जो आम आदमी है वो भी ये देख रहा है कि इन फैसलों के अंदर से कानूनी नहीं बल्कि सियासी बू आ रही है और सियासी स्मेल जो है वो बड़ी गालिब नजर आ रही है कि फैसले की बुनियाद कानूनी और आईनी नहीं है बल्कि सियासी नोयत की है। इमरान खान के खिलाफ जो सजाएं हुई है, अब तो इमरान खान के मुखालफिन कह रहे हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब कहा जा रहा है कि जुडिशरी जो है रात गए तक अदालतें खोलकर जिस तरह से इमरान खान को सजाएं दी उसने हमारा सियासी मुकदमा भी खत्म कर दिया राना सनाउल्लाह के बकौल। तो वो तो राना सनाउल्लाह जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, नहीं जो राना सनाउल्लाह साहब और बाकी कंपनी जो हुकूमत के अंदर है वो जुडिशरी पे इल्जाम लगा रही है कि जनाब जुडिशरी ने इमरान खान के खिलाफ सजाएं देके हमारा मुकदमा खराब कर दिया। तो इससे ज्यादा और क्या सूरत हाल होगी चीफ जस्टिस के लिए जो ये कहते हैं कि जनाब मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ। उनका बंदोबस्त तो हो गया राना सना का, उनको तो मुशीर बना दिया उन्होंने। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, वैसे ये जो हैं हमारे मोहतरम काजी साहब, ये मजमुआ अजदाद हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्शंस की इनके ऊपर खत्म है। कहते हैं जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ बतौर चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत का जिम्मेदार हूँ। तो भाई अगर आप अपनी मुद्दत के जिम्मेदार हैं तो फिर आपने भुट्टो का केस क्यों शुरू कर दिया हुआ था? वो तारीख किसमें आती थी? तो वो आपको बड़ा अजीज था, वो आपने केस इतना उसके ऊपर लगा दिया। अगर यही मंतक मान ली जाए किसाना साहब कि वो अपनी मुद्दत के जिम्मेदार हैं तो उनसे पूछा जाए ना कि उनकी मुद्दत में जो ये सियासी फैसले अदालतों के जरिए हुए हैं, आपने एक जमात का इंतखाबी निशान छीना, एक जमात को इंतखाबी निशान का निशाना बनाया गया, उनको इंतखाबात के अमल से रोका गया और जिस तरीके से आपके दौर के अंदर इंतखाबात को की खुल्लम खुल्ला डकैती हुई और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। अभी मैं कल पढ़ रहा था पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जुडिशियल रिमांड जो है एक औरत का अगर किसी का हुआ है तो वो सनम जावेद है। उनके अपने दौर के अंदर इससे ज्यादा रिमांड की तारीख नहीं है औरत के हवाले से, मैं आपको बताऊं ये इनके दौर के अंदर हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, छोड़े आप भुट्टो के दौर को, छोड़े जियाउल दौर को, छोड़े जनरल मुशर्रफ के दौर को, और भाई ये जो आपके दौर के अंदर जुडिशरी के अंदर हो रहा है, जजेस को जिस तरह से दबाव का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से फैसले अपनी मर्जी के करवाए जा रहे हैं, उस पर भी आपको कभी सोचने का मौका मिला कि अंडर द माइंड लीडरशिप हम किस तरीके से जुडिशरी को देख रहे हैं? वो उस पर खामोश है, उस पर तो उनको लगता है कि सब दूध का भी बात है। वो कहते हैं कि जी मेरी वॉच में ये कुछ भी नहीं हो रहा, ना ह्यूमन राइट्स का कुछ मसला है, मुझे कोई शिकायत ही नहीं आई, मुझे कोई इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। पता नहीं ऐसा यमला जो इसलिए उन्होंने किसाना साहब जो फ्रेम की ग्लासेस लगाए हुए हैं उसमें बाकी कुछ नजर नहीं आता। ये जो हमारे यहाँ ताकतवर तबकात होते हैं, जो हुकूमत के अंदर होते हैं, जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, उनका आंखों का जो फ्रेमवर्क है ना वो बड़ा मुख्तलिफ होता है उससे जो मेरा और आपका या आम लोगों का किसी और का होगा। इसलिए वहां सब कुछ अच्छा होता है। नजर नहीं आ रहा उनको, अरशद शरीफ का केस भी नजर नहीं आ रहा। बाय द वे हामिद मीर ने उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव किया है और कमीशन का मुतालबा किया है। आप समझते हैं कि वो इकट्ठे हुए थे ये तमाम एंकर हजरात जो हैं,
तो अब उससे कोई पेशरफ्त होगी इसमें, और ख़ास तौर पे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को उनकी ऐनक उतार के दिखाया जाए कि ये जी ये अंडर वॉच, चलें आपके नहीं हुआ था, जिस तरह भी हुआ था, लेकिन एक केस तो है ना ह्यूमन राइट्स का। देखिए बात ये है कि मुझे नहीं पता कि वो मुकदमा शुरू होगा, नहीं होगा, मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अब ये जो पॉलिटिसाइजेशन का खेल है, ये जो सियासी तक़सीम का खेल है, अदालती तक़सीम का खेल है, ये अपने अरूज पे पहुंचेगा और हम एक दूसरे के ऊपर लान-तान करके, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करके, एक दूसरे को एक्सपोज़ करके अपने निज़ाम को और ज़्यादा नंगा करेंगे, जो हो गया है, और मज़ीद अगर कुछ रह गया तो वो भी नंगा किया जाएगा। और ये हालात जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़े बिगाड़ को पैदा कर रहे हैं। इससे हमारा जो सियासी और माशी इस्तेकाम का जो खेल है, वो बहुत पीछे जा रहा है। बहुत पीछे चला जाएगा, और अगर ये इस तरह के केसेज़ जो हैं, इनको मिसाल ना बनाया गया, तो ह्यूमन राइट्स का मामला तो जो है वो बहुत ही खतरनाक हद तक खराब हो जाएगा। अच्छा जी, ज़रा दूसरी तरफ आ जाएँगे, ये इद्दत केस का सिलसिला चल रहा है, साथ दूसरे केसेज़ भी चल रहे हैं इमरान खान के। उस पे हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर बाकायदा एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये इनको कहीं न कहीं जाके रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो जो केसेज़ हैं उनका कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। देखिए ना, जब तक मैंने आपको कहा था कि इमरान खान के साथ सियासी तौर पे कुछ तय नहीं होगा, उस वक़्त तक ये कानूनी मुकदमात जो है उसकी लिंगर ऑन की जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी और अभी भी वो जारी है और मज़ीद शायद जारी रहे। क्योंकि जो बातचीत चल रही है, जिसका इशारा आपने शुरू में अपने इब्तिदाइया में कहा है, उससे वो नतीजा नहीं निकल रहा जो निकालना चाहते हैं। अब देखिए ना, हमारे दोस्त हैं जनरल नईम लोधी साहब, उन्होंने भी एक फार्मूला निकाला है। अच्छा, वो पहले भी ये कहते रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में सुलह होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं। लेकिन अब जो फार्मूला है, फार्मूला वो क्या दे रहे हैं कि 2 साल तक इमरान खान खामोशी इख्तियार चुप हो जाएँ। करें। हाँ जी, यानी वो इस हुकूमत को ओन कर ले, इस हुकूमत का मैंडेट मान लें और 2 साल तक वो अपनी सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दें। यानी पार्लियामेंट के अंदर तक महदूद कर दें, कन्वेंशन वगैरह कर लें, कोई जलसे जुलूस की सियासत ना करें, एहतजाजी सियासत ना करें, हुकूमती रिट को चैलेंज ना करें, तो फिर तो ये डील है। अब मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि जब आप कंडीशनल बेसिस के ऊपर जाएंगे डील के अंदर, तो वो इमरान खान साहब के लिए कबूल करना मुश्किल हो जाए। एक बात बताऊं, तो जनरल नईम लोधी साहब हो या कोई और साहब हो, जब आप ये फिक्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इन चीजों को मानकर आगे बढ़े, मानकर, हाँ। तो क्या आप बाकी फरीक से भी कोई चीज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या मानेंगे, वो क्या वैसे निकालेंगे? वैसे वो अब वैसे आज वो मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे, ये सवाल मैं उनके जी सामने जी रखूँगा। जी जी, आप उनसे ये सवाल पूछे ना। अब एक तो सवाल ये है कि जब आप एक कंडीशंस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ये तस्लीम कर लिया है कि 2024 का इलेक्शन फेयर है, एक बात, और अब आप इस हुकूमत की लेजिटिमाइज पोजीशन को ओन कर लें। दूसरी बात यह है कि जो सीबीएम है, हमने दुनिया की पॉलिटिक्स में जो थोड़ा बहुत पढ़ा है सफारती डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये लोधी साहब से भी पूछना चाहिए कि आप बताइए वो कौन से सीबीएम है जो डायलॉग से पहले जरूरी है। अगर आप उसको इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर तो आप एक डिक्टेशनल बेसिस के ऊपर जा रहे हैं ना, अपने रिकंसिलेशन के ऊपर, कि इमरान खान के पास ये 5 ऑप्शन है जी। अच्छा जी, चले इमरान खान के पास 5 ऑप्शन है तो कोई 4-5 ऑप्शन उधर भी है, उधर भी हूँ, हाँ, दूसरी तरफ भी है, वो क्या है? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, इसमें थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा डेडलॉक है और ये डिक्टेशनल बेसिस के ऊपर चल रहा है, ताकि जो फेस सेविंग हो ना, उसमें हमारी बर्तरी बाकी रहे। ये जो हमारी हाँ। बर्तरी का पहलू है ना, यही सबको ये परेशान नहीं, करता है। इमरान खान चाहेंगे कि मेरी बर्तरी कायम रहे, वो चाहेंगे हमारी बर्तरी कायम रहे, हुकूमत चाहेगी कि ऐसा मफामती फार्मूला हो जिसमें हमारी हुकूमत की बर्तरी भी शामिल हो, तो और जुडिशरी चाहेगी कि हमारी बर्तरी भी शामिल हो। तो अगर सबने बर्तरी लेनी है तो फिर ये तो फिर रिकंसिलेशन तो कैसे कहीं, होगी? तो फिर कैसे इसलिए मैं होगी? ये कह ये रहा हूँ सही कि बात। जो लोग भी ये फार्मूला दे रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर ये कहना कि इमरान खान साहब 2 साल तक खामोशी इख्तियार कर ले, भाई अगर 2 साल तक खामोशी इख्तियार करनी थी तो 1 साल तक ये जेल क्यों भुगतनी थी? फिर ये मुज़ाहमत क्यों दिखानी थी? फिर ये सारा का सारा जो इस वक्त तकालीफ हुई है, यानी मैं आपको बताऊं, आप एक एक कहानी उठा के देखें, एक एक कैरेक्टर की। वो फवाद चौधरी ने एक बड़ा जुमला, शानदार जुमला कल कहा है। उसने कहा है कि अभी तक तो हमें अपनी कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। अभी तक तो जो लोग कहानी सुना रहे हैं वो एकतरफा कहानी सुना रहे हैं, हमें जरा मौका तो मिल जाए। हर एक के पास एक अपनी एक कहानी है,
और हमें तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा, हमें तो टीवी पे आने का मौका नहीं मिल रहा, हमें तो अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा। तो हमारी भी एक कहानी है। तो ये जो कहानी लोग तो इस है वक्त उनकी, ये सही अदालत बात में हैं, जो लोग जेलों के अंदर हैं, जो लोग रुपोश हैं, जो पार्टियां जबरदस्ती की बुनियाद पे छुड़वाई गई है, उनकी भी तो कहानी है ना सर। उस है। कहानी को एब्सोल्युटली, कौन सुनेगा? बिल्कुल सही है। उस वो कहानी कौन को भी तो सुनेगा और सुनने खासतौर के पे लिए, जी जी, मैं कह रहा हूं उस नहीं, कहानी को सुनने के लिए भी तो हालात पैदा करे ना। बिल्कुल हालात पैदा करने चाहिए, लेकिन हालात देखें ना, ये पीटीआई के अंदर ये जिस तरह जो आपने फवाद का नाम लिया है, इस तरह कई लोगों ने वापसी के लिए पर तोड़ना शुरू किए हुए हैं, लेकिन उसपे सुना जा ये है कि ये पॉलिसी अभी बनाई गई है कि जी अभी जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, इन लोगों की वापसी का अभी ऐलान नहीं किया जाएगा। और उसमें मैंने ये भी देखा है कि जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने फवाद के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में भी कुछ बातें की हैं। एक इंटरव्यू में, अलीना शिगरी के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जी उनकी जो बेगम साहब है वो टिकट लेना चाहती थी, जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें लगता है कि विद इन द पार्टी पीटीआई में लोगों की एक काफी कंसर्न और रिजर्वेशंस हैं कि जो बाहर दो लोग लेकिन ना रऊफ चले हसन गए थे साहब का मसला ये वो है नहीं आ कि रहे। अगर फवाद चौधरी साहब आएंगे तो फिर रऊफ अब हसन उनकी की छुट्टी। पोजीशन खराब होगी ना, इसलिए वो बोल हाँ रहे हैं। हाँ। देखिए बात क्या है, फवाद चौधरी साहब जो है वो, उन्होंने पार्टी को पहले कहा कि मैं सियासत को खैराबाद कह रहा हूं, फिर उनसे कहा गया कि आप आईपीपी ज्वाइन करें। आपने देखा वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली लॉन्चिंग हुई थी पीछे उसमें बैठे सबसे थे। पीछे बैठे हुए थे, उनका नाम स्टेज पे लिखा हुआ था लेकिन वो बैठे नहीं थे। हाँ और उसके बाद वो कहीं भी एक्टिव नहीं हुए। और जब वो एक्टिव नहीं हुए तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उन पर दबाव था वो वादा माफ गवाह बने, और जब वो वादा माफ गवाह नहीं बने तो उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है फवाद चौधरी का, देखिए बात ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोग किन हालात में पार्टी छोड़ के गए, और जो हाँ, दबाव है राइट। वो मुझे नहीं पता, आप छोड़े, जब वो अपनी कहानी सुनाएंगे तो दबाव भी पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक वापसी का रास्ता सियासी ऑप्शन तो होता है ना जी। अच्छा, अब उसके लिए बिल्कुल। तरीकाकार तय किए गए हैं। मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूं। एक इजाज चौधरी साहब ने और उमर सरफराज चीमा साहब ने खत लिखा इमरान खान खत साहब को, लिखा था। और हाँ कहा कि जनाब ये जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं और वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता बनाया जाए। और हमें भी अंदाजा है कि वो किन हालात में पार्टी छोड़कर गए थे और उन्होंने दूसरी पार्टियों में कितना एक्टिव रोल प्ले किया ये भी हमें पता है। ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें तीन बातें तय हो रही है। एक तो यह है कि केस को 1 to 1 देखा जाएगा। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको लेने के बारे में अभी तक खान साहब राजी नहीं है। उनमें अली जैदी का केस है, उसमें इमरान इस्माइल का केस है, उसमें असद उमर का केस है। इनके बारे में तो मुझे पता है। अच्छा, दूसरा तो उन्होंने कहा 1 to 1 केस को देख लें। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं इसी तरीके हाँ। से इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और पार्टी के अंदर वापस आना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कही गई है कि जो लोग पार्टी में शामिल होंगे वो गैर मशरूत तौर पे शामिल होंगे। ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनको फौरी तौर पर कोई ओहदा मिलेगा ओहदा या दिया जाए। उनको कोई पार्टी टिकट मिलेगा, और ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी में एक्टिव होंगे और हालात के मुताबिक फिर उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ये तीसरी बात उनके बारे में तय हो रही है। और ये सारी इख्तियारात जो है इमरान खान साहब ने 1 to 1 केसेस को अपने हाथ में रखा हुआ है। और ये कहा गया है कि जैसे ही इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होती है उस वक्त तक वो ये फिर सारे फैसला मामला करेंगे। देखे जाए। और ये लोगों, ठीक है। इन लोगों को कहा गया है जो पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं कि आप अपनी बयानबाजी जारी रखें पीटीआई के हक में, हमें कोई इतराज नहीं है। अब फवाद चौधरी साहब हाँ, बात कर रहे हैं ना, और बाकी लोग भी बात कर कर रहे रहे हैं, और वो हैं। लोग कर ट्वीट्स रहे हैं कि वगैरह भी हम कर रहे हैं। बदस्तूर पीटीआई के साथ हैं। तो ये एक माहौल बन रहा है। और जैसे जैसे हाँ, सियासी बात आगे बढ़ेगी, इन लोग, देखिए ना, उम्मीद इन है लोगों बढ़ेगी। को भी अंदाजा अच्छा। हो गया है हाँ, कि इन लोगों को भी अंदाजा है कि सियासी ताकत का मरकज तो इमरान खान है, और इमरान खान के बगैर एब्सोल्युटली हम कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, शेर अफजल मरवत का भी डिसाइड हो गया जी कि उनको भी बना रहे हैं पब्लिक अफेयर्स जो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। वो भी सुना है खान साहब ने कह दिया कि इनको ही बनाना है। देखिए वो पहले भी उनका अनाउंस तो हुआ था लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया था हाँ हुकूमत ने, एक डेडलॉक तो आ हाँ गया था। तो अभी अब देखना पड़ेगा कि मरवत साहब, अब इसमें भी मसला ये है ना, वो जो आपने कहा है कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बहुत है। हामिद खान बहुत साहब कुछ शदीद। और सोचते हैं, हामिद खान साहब कुछ और सोचते हैं, बैरिस्टर गोहर साहब कुछ और सोचते हैं, अली जैदी वगैरह कुछ और देख रहे हैं, सॉरी अली मोहम्मद वगैरह, अली मोहम्मद खान जो है वो कुछ और देख रहे हैं। तो पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल है, रऊफ हसन साहब की भी आपने बात की है। हाँ तो हाँ ये हाँ। ग्रुपिंग तो है। अच्छा, अब ये ग्रुपिंग इसलिए भी हो रही है, एक तो बड़ी बड़ी नेचुरल बात है कि पार्टियों के अंदर ग्रुप बंदी होती है, लेकिन होती है। उससे भी हाँ ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पार्टी का सरबरा, पार्टी का वाइस चेयरमैन, पार्टी का सदर, सारे लोग तो इस वक्त अंदर है। तो जब आप उनको बहुत काम करने का मौका नहीं देंगे तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कैसे कितना करेंगे। रोल प्ले कर सकते हैं।
तो इस वजह से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फैसले का आखिरी इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास ही है, और अगर उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में लाया जाएगा वो भी लाया जाए। लेकिन मैं इस बात का भी हामी हूं कि शेर अफजल मरवत साहब को भी बाकायदा पार्टी पॉलिसी का पाबंद किया जाए। वो हर जगह अपनी अजान देते हुए पार्टी के लिए मसाइल पैदा ना करें और पार्टी के डेकोरम को समझे। अगर पार्टी ने उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है, रऊफ हसन साहब को तर्जुमान बनाया हुआ है, और अपना और बाकी लोग बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद है, तो फिर पार्टी पॉलिसी के तहत चले। पार्टी को देखिए, पार्टी में इस वक्त यहती की जरूरत है। आप अपने बयानात के जरिए पार्टी को तकसीम ना करें, चाहे आपकी नीयत दुरुस्त भी हो, तब भी बहुत सी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने सऊदी अरब के बारे में बात कर दी थी और उसको फिर इमरान खान को भी वजाहत करनी पड़ी, पूरी पार्टी को वजाहत करनी पड़ी। तो इस तरह की चीजें ना करें जो रेड लाइन को क्रॉस करने वाले हैं, और वो सबको नहीं करनी चाहिए। अपने इख्तलाफात को अभी इंटरनल रखें और एक्सटर्नल कुव्वतों के साथ मुकाबला करें जो आपको खराब करना चाहती है। और खासतौर पे उनके जो इंटरव्यूज हैं उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरव्यूज हैं इन्हीं से खबरें फिर इस तरह की निकलती हैं। तो जो मेरा ख्याल है पैनल बनाना चाहिए कि जो सिर्फ वो पैनल हो जो कि इंटरव्यूज दे सके। हर एक बंदे को इंटरव्यू की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी पर जाकर। अच्छा, अब एक और चीज देखें, एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है पाकिस्तान में, वो हुआ है इसहाक डार साहब की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने पर। जी, और ये मेरे पास खबर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है इस फैसले से, और ये फैसला जिस तरीके से हुआ है उस पर काफी रिजर्वेशंस हैं एस्टैब्लिशमेंट के हल्कों में। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक टीम बनाई गई है उसको काम नहीं करने देना, एक बात, और उसके कामों में मुदाखलत करनी है। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब है, इनको जो लाया गया है, ये इस तोड़ के लिए लाया गया है कि मोहसिन नकवी के मुकाबले में खड़ा किया जाए, ठीक है ना। और उससे पहले उन्होंने बयानात भी जारी कर दिए मोहसिन नकवी के बारे में। अब नवाज शरीफ साहब पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल वो मई वापस आकर वो पार्टी कन्वेंशन बुला रहे हैं और पार्टी को का सदर बनना चाहते हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि हुकूमती ओहदे और पार्टी ओहदे जो है वो अलग-अलग किए जाए। बड़ी देर की मेहरमा आते आते ये गुफ्तगू तो कितने कई दहाइयों से चल रही थी, आपको आज याद आई अपनी पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर बेटी के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी बेशुमार लोगों के सवालात उठ रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब को गवर्न किया जा रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो हुकूमत करना चाहती है, और एक तरफ नवाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। वो जो सियासी बंदोबस्त हुआ है उसको वो किसी ना किसी तरीके से चैलेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये गुडमुड की जो पॉलिसी है गुमुगों की, ये चलेगी नहीं, मैं आपको बताऊं, ये और ज्यादा मसाइल पैदा करेगी। और एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में भी अब ये सवालात होने बहस शुरू हो गई है कि ये जो सियासी बंदोबस्त हमने किया था, ये सियासी बंदोबस्त जो है अभी अपनी इद्दत भी पूरी नहीं कर पा रहा। यानी अंदाजा नहीं लगाया ना, इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा अगर इसी तरीके की पेनिट्रेशन आपने करनी है। अच्छा, फिर आप ये सोचिए, यही राना सनाउल्लाह साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि मैं किसी किस्म का हुकूमती ओहदा नहीं लेना चाहता और मैं बाहर बैठ के काम करना चाहता हूँ। अब ये किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने ये ओहदा कबूल किया है, वो भी एक सवाल तो है ना। यानी नवाज शरीफ के इशारे के ऊपर ही किया ना, तो नवाज शरीफ साहब उनको आगे लाना चाहते हैं और चाहते ये है कि शहबाज शरीफ साहब को, देखिए, शहबाज शरीफ साहब को आइसोलेट किया जाए और नवाज शरीफ साहब और यहाँ पे मरियम नवाज साहब मिल मिला के अपने मामलात को आगे बढ़ाएं और एक पॉलिटिकल बयानिया बनाने की कोशिश करें। अब हमारे माशाल्लाह जो YMN के साफ्ती दोस्त हैं वो बयानिया बनाने पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आपको एक बयानिए की जरूरत है। और भाई, जिस वक्त जो बयानिया उन्होंने बनाया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ रोमांस का, उसका तो पहले एहतसाब कर ले, उसका तो पहले मातम कर लें कि उसके नतीजे में जो आपने हुकूमत ली है वो क्या हुआ। यही नवाज शरीफ साहब अगर 8 फरवरी की रात को एक स्पीच करते और अपनी शिकस्त का इतराफ करते तो आज नवाज शरीफ किसी और जगह खड़े होते, इस जगह ना खड़े होते जहां वो आज खड़े, जहां पे आज उनका सियासी कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने उस रात एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी का खेल खेल कर अपने लिए भी, अपनी जमात के लिए भी और पाकिस्तान के जो सियासी सिस्टम है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा की है, जिसको अभी तक होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। और आपने ओहदों की बात की ना, तो ओहदों जाते जाते सिर्फ ये बताता चलूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ओहदा है वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अब्दुल अजीज साहब को दे दिया गया है। तो ओहदे तो जिसको मिले वो इनकार नहीं करता। देखते हैं इसके ऊपर क्या सूरत बनती है। सुलेमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच।